और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। हुकूमत हिंद हज पॉलिसी में तरमीम कर रही है। इसी के तहत माजूरीन को सफरे मुकद्दस पर जाने से रोकने के ज़ाब्ते में तरमीम की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट को इत्तला दी कि किसी फर्द की जिस्मानी माजूरी की तशरीह नामुआफिक जिस्मानी सेहत के तौर पर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस IS मेहता को जानकारी दी गई कि टर्मिनल कैंसर, कल्ब, जिगर, मसाने से जुड़े एडवांस स्टेज के अमराज, मुताद्दी TB के मरीजों के अलावा दीगर अफराद को सफरे हज पर जाने से नहीं रोका जाएगा। वजारत बराए अक़लियती उमूर की पैरवी कर रहे अजय डगपॉल ने अदालत को बताया कि मरकजी हज कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐसे अफराद को जनरल कैटेगरी के तहत मुक़द्दस सफरे हज पर जाने की इजाज़त देने का फैसला किया है। NRC के हतमी मसवदे में जिन अफराद का नाम नहीं है उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दावे और एतराज़ात दर्ज करने की डेडलाइन में तौसी कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने दावेदारों को इजाफी 5 दस्तावेजात पेश करने की भी इजाजत दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने दस्तावेजात के हवाले से स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजला जालसाजी की तशवीश को सिरे से खारिज कर दिया। ख्याले की तौसीक के अमल में आसाम हुकूमत समेत दीगर अर्ज़गुज़ारों ने तमाम 15 दस्तावेजात को शामिल करने का मुतालबा किया था। अदालत ने दावेदारों को नोटिस जारी करने की तारीख 15 जनवरी और दस्तावेजात की तौसीक के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। गुजरात हाईकोर्ट के मोस्ट सीनियर जज अकील कुरैशी के मुंबई ट्रांसफर को लेकर वकला बरादरी गुजरात हुकूमत से नाराज है। हुकूमत के इस फैसले से गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकला में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के वकील कल से हड़ताल करेंगे। आज इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से मुंसलिक वकला की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इतिन ओझा ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस दिन को कानून की तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकील कुरैशी, जो कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनका ट्रांसफर करके हुकूमत ने नाइंसाफी की है। इतने प्रामाणिक, इतने सन्निष्ठ, इतने बाहोश जज जो कल से इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे थे, इनका तबादला रातों रात बंबई हाईकोर्ट में कर दिया। हमें गिला शिकवा सरकार से नहीं है, हर सरकार ये करती है, पर सुप्रीम कोर्ट कलेजियम के जो 5 जजेस हैं जिन्होंने घुटने टेक दिए सरकार के सामने, इन्होंने बेशर्मी की सारी मर्यादा को ख़त्म किया और चरण स्पर्श किए मोदी साहब के साहब आप क्यों चिंता करते हैं, हिंदुस्तान में हम ऐसा एक जज नहीं रखेंगे जो आपके खिलाफ फैसला दे सके। अगर आपके खिलाफ फैसला दिया तो कुरैशी की तरह हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने डिसीजन ये लिया, कल से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट में एक पिटिशन याचिका डालेंगे, जो इनकी तबादला हुआ है उसको रोका जाए या तो रद्द किया जाए। रांची के डोरंडा दरगाह अहाते में 6 करोड़ की लागत से अस्पताल की तामीर की गई है, लेकिन 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। हुकूमत के टालमटोल के रवैये से दरगाह कमेटी और इलाके के लोगों में सख्त मायूसी है। रांची के डोरंडा में वाक़ई हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार दरगाह ट्रस्ट की जमीन पर 35 बेड वाले अस्पताल की तामीर की गई है। तकरीबन 6 करोड़ के सरकारी फंड से इस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन अस्पताल का अब तक इफ्तिताह नहीं किया गया। सुंदर तरीका से बना हुआ है ना हॉस्पिटल, और रंग पुटन करीब हम समझते हैं हर 2 महीना 3 महीना में होता है, लेकिन जो अभी तक उद्घाटन उसका नहीं हो रहा, जिसका अफसोस है हम लोग को। ये 2 साल से पड़ा हुआ है बन करके, जिसमें जनरेटर वगैरह सब लगा हुआ है। बहुत गरीब इलाका है थोड़ा सा इस तरफ का, तो बहुत लोगों को इलाज के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। रात में किसी तरह का अगर किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ गया तो इधर उधर जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल एक तो डोरंडा में है, उधर दूर पड़ जाता है।
वाज़ेह है, इस अस्पताल के तामीरी काम की शुरुआत साबिक़ा यूपी हुकूमत के दौर इख्तिदार में हुआ था। दरगाह कमेटी के अरकान की शिकायत है कि महकमे सेहत से मुतालबात के बावजूद अब तक इस ताल्लुक से कदम नहीं उठाए गए हैं। ताहम अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान ने आइंदा माह इफ्तिताह कराने का यकीन दिलाया है। ऐसा है और डोरंडा रिसालदार बाबा मजार शरीफ में अस्पताल की बिल्डिंगें बनकर तैयार है कि इस पर एकदम उचित कार्रवाई हम करेंगे और जल्द से जल्द अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसको उद्घाटन कराने का। इस अस्पताल की तामीर से न सिर्फ इलाके के लोगों को बल्कि दरगाह की जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को भी बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलने का इम्कान रोशन होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। खबर औरंगाबाद से है, जहां के मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने MIM के तमाम कारपोरेटर्स को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। ये कार्रवाई कारपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में एहतजाज करने की पादाश में की गई। MIM कारपोरेटर्स अपने साथी सैयद मतीन को मीटिंग में दाखिले से रोक पर एहतजाज कर रहे थे। MIM ने मेयर पर फिरका परस्ती का इल्जाम आयद किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत की मुखालिफत की पादाश में बीजेपी कॉरपोरेटर्स के अताब का शिकार बनने वाले सैयद मतीन के लिए हालात अभी भी साजगार नहीं हुए हैं। MPDA केस में बरी होने के बावजूद उन्हें कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में दाखिले की इजाजत तक नहीं दी जा रही और इसी बात को लेकर MIM और NCP कॉरपोरेटर्स ने जनरल बॉडी मीटिंग में मेयर से जवाब तलब किया और अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। नतीजे में MIM के तमाम कॉरपोरेटर समेत NCP कॉरपोरेटर अफसर खान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आज ये हमारे सैयद मतीन के मामले में इससे पहले की मीटिंग में हमने तो ये बात रखी थी कि हमारे नुमाइंदे को क्यों बाहर रखा गया। वो पब्लिक से चुनकर आया है, वो स्टैंडिंग कमेटी में बैठता है, लेकिन उससे जनरल बॉडी की मीटिंग में आने नहीं दिया जा रहा है। खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये आने के बाद में हम है तो हमारे मसाइल उठाएंगे। सैयद मतीन है तो बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। उस दिन भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। हमने साहब लोगों ने पूरा इख्तियार था अपनी बात करने का। तो इनको पता है कि आज ये कितने घेरे जाने वाले हैं। अकाउंट ऑफिसर को हम सस्पेंड की मांग भी करने वाले थे। इन्हीं घोटाले को छुपाने के लिए आज उन्होंने फिर से मतीन भाई का एक मुद्दा बनाया, जबकि मतीन भाई का कोई मुद्दा नहीं है। मतीन भाई यहाँ के सदस्य है इस कारपोरेशन के और वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करते हैं, तो जनरल बॉडी की मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर सकते। कॉरपोरेटर सैयद मतीन को इससे कबल हुई मीटिंग में भी दाखिले से रोक दिया गया था और इस मर्तबा भी रोके जाने से MIM कॉरपोरेटर्स बरहम हो गए, मेयर का घेराव कर लिया। इसके बाद मेयर ने मुअत्तली की कार्रवाई कर डाली। MIM का इल्जाम है कि मेयर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और मनमानी पर उतर आए हैं। उधर कॉरपोरेटर सैयद मतीन ने भी मेयर के फैसले को जानिबदारी से ताबीर किया। लेटर मिला और आज मुझे कल विषय पत्रिका आई जनरल बॉडी में आप हाजिर रहिए बोल के फिर आके फिर रोका गया। तो उसके ऊपर जो है तो हमारे तमाम कारपोरेटर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनका विरोध किया, भाई मतीन को अंदर आने दिया जाए। और खास तौर से अफसर खान साहब ने भी उसका विरोध किया, तो महापौर ने उनको निलंबन कर दिया। वन साइड कार्रवाई। तो ये कहीं न कहीं इसमें खुला जातिवाद नजर आ रहा है और मुझे खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। महापौर अपनी मनमानी कर रहा है, बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहा है। रहा सवाल के महापौर ये जो एक्टिविटीज कर रहा है सब इलीगल है, क्योंकि उसको 10,000 पब्लिक ने चुन के भेजी है। नियम मैं भी जानता हूँ कारपोरेशन का, अनेक वर्षों से मैं भी कारपोरेशन में काम कर रहा हूँ। महापौर को सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो एक दिन सस्पेंड कर सकता है अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारे घोटाले महानगर पालिका में सत्ताधारी पक्ष की तरफ से चल रहे हैं और इनके घोटालों को हम उजागर करके रहेंगे, चाहे ये एक नहीं 10 बार हमारे निलंबन करें। अभी तो हम सबसे पहले एंटी करप्शन के अंदर जा रहे हैं कि ये 17 करोड़ रुपया किसके इशारों के ऊपर बांटा गया, क्योंकि इसके अंदर क्लियर कट घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है। एक तो एंटी करप्शन में, इसके बाद हम इसको डिविजनल कमिश्नर और हमारे सेक्रेटरी लेवल तक हम इसको बात को पहुंचाएंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि कॉरपोरेटर सैयद मतीन की बेरहमी से पिटाई करने वाले बीजेपी कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मेयर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि MPDA केस से सैयद मतीन को बरी कर दिया गया है। इसके बावजूद मेयर के रवैये को हठधर्मी से ही ताबीर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत के खिलाफ अजीम इत्तेहाद तैयार करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू आज
सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने मुल्क, जमहूरियत और मुल्क के इदारों को बचाने और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने 2014 इंतखाबात में बीजेपी से इत्तेहाद किया था। रियासत और मरकज में दोनों पार्टियां शरीक थीं, लेकिन 4 साल बाद चंद्रबाबू नायडू ने एपी से नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाकर अपना रास्ता अलग कर लिया और अब मुल्क में बीजेपी के मुतबादिल की तलाश में है। साबिक में चंद्रबाबू नायडू ने थर्ड फ्रंट की तश्कील में अहम रोल अदा किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन इंतखाबात के लिए फाइनल स्पीच का एहतमाम किया गया। तलबा की कसीर तादाद उम्मीदवारों की तकारीर सुनने के लिए पहुंची। यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल के तारीखी फसिल से उम्मीदवारों ने खिताब किया। फाइनल स्पीच की सदारत 1966 में यूनियन के सदर रहे डॉक्टर मोहसिन रजा ने की। इस मौके पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर जहीरुद्दीन के अलावा यूनिवर्सिटी का तदरीसी अमला भी पहुंचा। फाइनल स्पीच में मुकर्रीन ने मौजूदा हुकूमत और यूनिवर्सिटी के वीसी की पॉलिसियों को निशाना बनाया। इस मरतबा तलबा यूनियन इंतखाबात में 5 उम्मीदवार सदारती ओहदे के लिए, 4 उम्मीदवार नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। कोलकाता के मिल्ली अल अमीन कॉलेज का अक़लियती किरदार एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। मगरबी बंगाल के कंटाई मदरसा मामले में हुकूमत ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारे के इख्तियार पर सवाल उठाकर मदारिस पर सरकारी गिरफ्त साबित की है। ताहम मिल्ली अल अमीन कॉलेज के अक़लियती किरदार पर सवाल उठाए हैं। मिल्ली अल अमीन कॉलेज बचाव कमेटी ने कॉलेज इंतजामिया को इस मामले में कानूनी रास्ता इख्तियार करने की अपील की है। कमेटी ने इस कॉलेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरजोर तहरीक चलाने का मंसूबा भी बनाया है। मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें हुकूमत मगरिबी बंगाल ने एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि नेशनल कमीशन फॉर मैरिटरी इंस्टीट्यूशन को इख्तियार हासिल है कि मैरिटरी स्टेटस दे सकती है, उसको हुकूमत मगरिबी बंगाल उस जजमेंट को नहीं मानती है। उस जजमेंट से डिस्प्यूट किया है, डिनाइल किया है और कहा है कि उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है। जब हुकूमत खुद उस जजमेंट को नहीं मानती है तो हम कैसा उम्मीद कर सकते हैं कि उस जजमेंट की रोशनी में मिल्ली अल अमीन कॉलेज को मैरिटरी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के यौम तासीस पूरी रियासत में धूमधाम के साथ मनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क़याम अमल में आया था। कहने को इन 62 सालों में रियासत ने बहुत से मैदानों में तरक्की की और अभी बहुत से शोबों में रियासत की तरक्की के लिए हमाजहत तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। वहीं अगर अक़लियतों के हालात पर नजर डालें तो हमें मायूसी ही मायूसी नजर आती है। रियासत मध्य प्रदेश का क़याम 1 नवंबर 1956 में अमल में आया था। मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद मुस्लिम समाज में तालीमी बेदारी आई और इस बेदारी का नतीजा है कि अकेले भोपाल में 21 मुस्लिम कॉलेज मौजूद हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की सरकारी मुलाजिमतों में मुस्लिम तबके की मुलाजिमत का तनासुब देखें तो वो 32% से घटकर महज 2.25% रह गया है। और यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट और असेंबली में भी मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी आई है। हम तो हर साल जब ये आता है और पीछे हम घूम के देखते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है कि मुस्लिम नुमाइंदगी दिन ब दिन कम होती चली जा रही। अगर हम ये कहें कि 0 पे आ गई तो भी बुरी बात नहीं है। 80 में हमारे पास कितने MLA थे, आज क्या सूरत हाल है, 1 MLA रह गया। हर साल हमारी जो सियासी नुमाइंदगी है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही। हमारी अहमियत और अफादियत जो किसी ज़माने में सियासी पार्टियों के दरमियान थी, शायद वो सब ख़त्म हो गई है। ना हमारी कोई नुमाइंदगी हो रही है, ना हमको उस तरह से पूछा जा रहा है कि हाँ हमारी भी अहमियत यहाँ पर है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि रियासत के क़याम के वक्त जिस मध्य प्रदेश में 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब इस सूबे में सिर्फ 128 उर्दू स्कूल ही बचे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 उर्दू मीडियम स्कूल बचे हैं, जो कि
वेंटिलेटर पर है। रियासत में मुसलमानों के रिवायती कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के यौम तासीस पर हमको ये एहसास होता है कि हमारे साथ मुस्तकिल ज़्यादती की गई है। ये ज़्यादती कई मानों में है। बुनियादी बात तो यह है कि तालीम के मैदान में हमको वो मराहत नहीं मिली कि हम आगे बढ़ सकते। सारी अहमियत जो है वो उन लोगों को दी गई जिनको तालीम से कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये हुआ कि उनके तालीमी अदारे धीरे धीरे करके बंद कर दिए गए और उर्दू का ज़रिया तालीम जो थी ख़त्म कर दी गई, उर्दू ज़रिया मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। नतीजे में ये हुआ कि एक अजीब किस्म की उदासी और पजमर्दगी जो है इस पूरी रियासत के ऊपर छा गई। मेरा मानना ये है कि 57 बरस हो गए। 57 बरस में जो मुस्लिमों के हालात शुरुआत में थे, विभाजन के बाद से लेके और मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद से, वो लगातार नीचे की तरफ ग्राफ जाता जा रहा है। इसमें एजुकेशन से लेकर सियासत में हिस्सेदारी, रोज़गार और सामाजिक जो हमारा मुकाम है वो लगातार नीचे आ रहा है। इसके लिए सरकारें जितनी जिम्मेदार हैं उतनी ही जिम्मेदार हमारी कौम भी है। अब क्या है कि सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो पूरी तरह नहीं भर पाती। अभी भी उर्दू की जैसे पोस्टें उर्दू की ये यूपीएससी से जो निकाली थी, एमपीपीएससी से, उसमें कम से कम 23 पोस्टें निकाली हैं सरकार ने, लेकिन 9 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। और बाकी के जो लोग हैं अब वो जो पोस्टें क्यों नहीं भरी, इसका सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। सरकार ये जितनी भी पोस्टें खाली हैं उर्दू की, इस वक्त कम से कम 55 या 60 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उर्दू के टीचर हैं, कॉलेजों में काम कर रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बेस की 60-65 पोस्टें हैं तो आपने 9 लोगों की क्यों आपने भर्ती करी? उनकी पूरी जगह जो खाली है आपको परमानेंट करना चाहिए। मध्य प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर जहां सियासी पार्टियों को अपने नजरियात बदलने की जरूरत है, वहीं मुस्लिम समाज को भी अपना एहतिसाब करने की बेहद जरूरत है। और तभी मध्य प्रदेश के दूसरे शहरियों के साथ मुस्लिम समाज की भी हमजहत तरक्की का ख्वाब मुमकिन हो सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। समाज के हर बच्चे के लिए तालीम को यकीनी बनाने का मुतालबा करने वाले लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि तालीम की ही नहीं बल्कि मेयारी तालीम की जरूरत है। बिलखुसूस अक़लियती तबके के वो लोग जो तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए तालीमी मेयार को भी बुलंद करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और आपको याद दिलाते चलें कि मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। तालीम हो और तालीम कैसी हो, ये अहम सवाल है। तालीम के मकासद बदले हैं तो लोगों के नजरियात भी तब्दील हो गए हैं। पहले तालीम रोजगार के हुसूल के लिए नहीं बल्कि आदमी को इंसान बनाने और शख्सियत को संवारने के लिए हासिल की जाती थी, और अब इसका मकसद हुसूल रोजगार बनकर रह गया है। इसीलिए तालीमी मैदानों में काम करने वाले लोग यही कहते नजर आते हैं कि म्यारी तालीम ही मसाइल का हल पेश करती है। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीरियोडिक रिफॉर्म्स होने चाहिए एक बोर्ड के सिलेबस और उसकी स्ट्रैटेजीज़ में, उसमें यूपी बोर्ड कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं और सरकार के साथ ही यूपी बोर्ड का मेयार भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसी के साथ साथ पासिंग परसेंटेज भी हर साल हर सरकार में एक बहुत ज़्यादा वेरी करती है। बात म्यारी तालीम की होती है तो मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत और ज्यादा पसमानदा नजर आती है। जिस तबके के लिए बच्चों को स्कूल भेजना ही दुश्वार है, वो भला म्यारी तालीम के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। तालीम की फराहमी के नए और पुराने तरीकों में फर्क वाज़ेह है। अगर जदीद तरीक़ेकार नहीं अपनाए गए तो दुश्वारियाँ हकीकी मायनों में पैदा हो जाएंगी। Keeping the modern century and the expectations of a modern parent, where they want their children to have a better approach towards their life, where life skills are incorporated along with academic achievements. CBSE provides us unique balance of academics as well as co-curricular achievements, which brings a holistic development or an upliftment of a child. मसला ये है कि मेयार हासिल कैसे किया जाए। जब हुकूमत के पास अक़लियती तालीम के लिए मखसूस
मंसूबे ही नहीं है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों पर भी अमल नहीं किया गया। रास्ता सिर्फ ये है कि मिल्लत के जिम्मेदार लोग आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। आज कोशिशें इसी सतह पर होनी चाहिए जहां पर मयारी तालीम को यकीनी बनाया जा सके और लोगों के मुस्तकबिल को संवारा जा सके। कैमरामैन सर्वजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर।